नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। ये प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। इस 26वें एपिसोड में आइए राजस्थान राज्य के गठन के पीछे के वीरतापूर्ण और आकर्षक इतिहास पर नजर डालें। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब कोई राजस्थान का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? मेरे तो वही किले, महल, रेगिस्तान और रंगीन पगड़ियां पहने राजा महाराजाओं की तस्वीरें आती हैं। बिल्कुल, फिल्मों ने भी यही छवि बनाई है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ते हुए जो सबसे चौंकाने वाली बात मुझे लगी वो ये है कि इस राजाओं की भूमि के ठीक दिल में एक ऐसा इलाका था जो सीधे अंग्रेजों के कब्जे में था। ये बात उस पूरी छवि को तोड़ देती है। हाँ, और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। देखिए, हम जिसे राजपूताना एजेंसी कहते हैं वो कोई एक राज्य नहीं था। अच्छा। वो दर्जनों रियासतों और छोटी मोटी जागीरों का एक जाल था। और एजेंसी का मतलब था कि ये सीधे तौर पर ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था। यहाँ एक ब्रिटिश अफसर होता था जिसे एजेंट कहते थे, जो इन सभी रियासतों पर नजर रखता था। लेकिन राजा महाराजा अपने आंतरिक मामलों में काफी हद तक आजाद थे, सिवाय एक जगह के। अजमेर। बिल्कुल, अजमेर। 1878 से अजमेर मेरवाड़ा नाम का ये प्रांत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन था। तो सोचिए, चारों तरफ रियासतें और बीच में ब्रिटिश हुकूमत का एक टापू। ये तो वाकई एक अजीबोगरीब नक्शा रहा होगा। मतलब एक ही इलाके में दो अलग अलग तरह के शासन। तो फिर इन सब बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर आज का राजस्थान बनाने की ये कहानी किसी शतरंज के खेल से कम नहीं रही होगी। शतरंज का खेल एक बेहतरीन उपमा है। और इस खेल की जो पहली चाल चली गई वो थी पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान से? हाँ, सरदार पटेल के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रालय ने देखा कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये जो 4 रियासतें थीं, उनमें काफी समानताएं थी। बिल्कुल, उनकी जमीन, लोग, रहन सहन, कारोबार सब कुछ मिलता जुलता था। तो उन्हें लगा कि खेल शुरू करने के लिए ये सबसे सही मोहरे हैं। तो ये पहला कदम था, इन चारों को मिलाकर एक यूनियन बना दिया गया। हाँ, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। धौलपुर के महाराजा चारों में सबसे वरिष्ठ थे, तो उन्हें सम्मान देने के लिए राज प्रमुख बना दिया गया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? ये एक पक्का इंतजाम नहीं था, बल्कि एक अस्थायी व्यवस्था थी। अस्थायी मतलब इसे बनाया ही इसलिए गया था कि बाद में कहीं और मिला दिया जाएगा। बिल्कुल, ये संघ इतना बड़ा या आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं था कि अपने दम पर चल सके। ये पहले दिन से ही तय था कि इसे या तो भविष्य में बनने वाले बड़े राजस्थान का हिस्सा बनना होगा या फिर बगल के संयुक्त प्रांत में, यानी आज के उत्तर प्रदेश में। सही। तो ये शतरंज की पहली चाल थी, पर आखिरी नहीं। ठीक है, तो एक तरफ ये मत्स्य संघ बन रहा था, लेकिन ये तो बस 4 रियासतें थीं। बाकी राजपूताना में क्या चल रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही समय पर कई चालें चली जा रही थी। दक्षिण पूर्व में 10 छोटी बड़ी रियासतों ने मिलकर एक अलग संघ बनाने का फैसला कर लिया। अच्छा। पहले एक विचार यह भी था कि इन्हें मध्य भारत यानी आज के मध्य प्रदेश का हिस्सा बना दिया जाए। लेकिन फिर तय हुआ कि इन राज्यों का स्वाभाविक झुकाव, उनकी संस्कृति, इतिहास, वो सब राजपूताना के साथ ज्यादा गहरा है। तो उन्होंने अपना अलग गुट बना लिया। हाँ, और 25 मार्च 1948 को यानी मत्स्य संघ बनने के ठीक एक हफ्ते बाद राजस्थान संघ का उद्घाटन हो गया। कोटा के महाराव भीम सिंह द्वितीय को इसका राज प्रमुख बनाया गया। लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। इंतजार कीजिए, उद्घाटन के सिर्फ 3 दिन बाद उदयपुर के महाराणा ने अचानक ऐलान कर दिया कि वो भी संघ में शामिल होंगे। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने देखा कि ट्रेन स्टेशन से निकल रही है और वो आखिरी पल में दौड़कर चढ़ गए। इतना अचानक क्यों? ये गेम चेंजर था। उदयपुर यानी मेवाड़, उसका राजपूताना के इतिहास में एक अलग ही रुतबा है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कभी मुगलों या किसी और के सामने सिर नहीं झुकाया था। उनका शामिल होना सिर्फ एक और राज्य का जुड़ना नहीं था, ये इस नए संघ को एक ऐतिहासिक वैधता और प्रतिष्ठा देना था। इस एक कदम ने पूरे संघ का कद बदल दिया।
तो इसका मतलब संघ का ढांचा भी बदला होगा? पूरी तरह से। इसका नाम बदलकर संयुक्त राजस्थान राज्य कर दिया गया। राजधानी कोटा से उदयपुर ले जाई गई। और उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह बहादुर के सम्मान में उन्हें आजीवन राज प्रमुख बना दिया गया। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था। मतलब मेवाड़ के महाराणा को किसी और के अधीन लाना अकल्पनीय था। सही बात है। इसलिए उन्हें सर्वोच्च पद देना जरूरी था। ये पटेल और उनके मंत्रालय की कूटनीतिक समझ का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब तक छोटी रियासतें तो एक साथ आ गईं, लेकिन शतरंज के बिसात पर असली बड़े खिलाड़ी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ये तो अभी भी बाहर थे। हाँ, और इनके बिना तो राजस्थान का नक्शा ही अधूरा था। अधूरा ही नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से बहुत कमजोर भी था। बिल्कुल। इनमें से 3 राज्य जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर की सीमाएं सीधे नए नए बने पाकिस्तान से लगती थी। ये एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति थी। हाँ, ये तो है। इसी वजह से राज्य मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन ने एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, चौंकाने वाला सुझाव दिया था। क्या सुझाव था? मेनन का कहना था कि इन तीनों सीमावर्ती राज्यों को कच्छ के साथ मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। अच्छा। उनका तर्क था कि एक संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के हाथ में होना चाहिए, किसी राजा के हाथ में नहीं। सुरक्षा के लिहाज से ये बात सही भी लगती है। हाँ, लगती तो है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस विचार को क्यों खारिज कर दिया गया? शायद इसलिए क्योंकि रियासतों के शासक और वहां की जनता इसे अपनी पहचान और स्वायत्ता पर हमला मानते। सदियों से चले आ रहे राज को सीधे दिल्ली के अधीन लाना एक बहुत बड़ा कदम होता, जिसके लिए शायद कोई तैयार नहीं था। इसलिए मेनन ने इस विचार को आगे नहीं बढ़ाया। तो फिर क्या रास्ता निकाला गया? सरदार पटेल ने एक ज्यादा महत्वाकांक्षी रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि इन चारों बड़ी रियासतों को मौजूदा संयुक्त राजस्थान राज्य में मिलाया जाएगा। और यहीं पर कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ आता है। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह के साथ, है ना? बिल्कुल। वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, बल्कि वो पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात भी कर चुके थे। अरे, जिन्ना ने उन्हें कराची बंदरगाह का पूरा इस्तेमाल करने और हथियार रखने समेत कई तरह के लालच दिए थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारत के ठीक बीच से एक बड़ा हिस्सा टूटकर पाकिस्तान में चला जाएगा। ये एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति थी। तो फिर उन्हें रोका कैसे गया? वीपी मेनन को जैसे ही इसकी भनक लगी, वो तुरंत जोधपुर पहुंचे। उन्होंने महाराजा को दिल्ली आने के लिए मनाया। दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा से बात की और उन्हें समझाया कि एक हिंदू आबादी वाली रियासत का पाकिस्तान में शामिल होना कितना विनाशकारी हो सकता है। काफी दबाव बनाया गया होगा। बहुत। काफी मान मनोबल और दबाव के बाद महाराजा हनुमंत सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने गुस्से में मेनन पर अपनी पेन पिस्तौल तान दी थी। अरे बाप रे, वाकई ये तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा सीन लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये विलय कितने नाजुक धागों पर टिका था। तो आखिरकार ये चारों बड़े राज्य मान गए। हाँ, और 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल ने खुद वृहत्तर राजस्थान यानी ग्रेटर राजस्थान का उद्घाटन किया। ये तारीख इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज भी इसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसने राजस्थान को लगभग वो शक्ल दे दी जिसे हम आज जानते हैं। लगभग, हाँ। लेकिन इतने सारे शक्तिशाली राजाओं को एक साथ लाना और सबको खुश रखना तो नामुमकिन सा लगता है। नेतृत्व को लेकर क्या व्यवस्था की गई? यहीं पर एक और शानदार कूटनीतिक चाल चली गई। देखिए, उदयपुर के महाराणा का सम्मान सर्वोपरि था, लेकिन उनका स्वास्थ्य भी गिर रहा था। अच्छा। तो उनके लिए महाराज प्रमुख का एक मानद पद बनाया गया, जो सीधे तौर पर प्रशासन का हिस्सा नहीं था, लेकिन सबसे ऊंचा था। ये उनकी गरिमा बनाए रखने का तरीका था। बिल्कुल। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया, यानी कार्यकारी प्रमुख। जयपुर को नई राजधानी चुना गया और जोधपुर और कोटा के शासकों को भी नाराज नहीं किया गया। उन्हें वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। मतलब हर किसी के सम्मान और रुतबे का ख्याल रखा गया। हाँ, संतुलन बनाना बहुत जरूरी था। तो अब वृहत्तर राजस्थान बन चुका था, जो राज्य का मुख्य ढांचा था। लेकिन पहेली के कुछ टुकड़े अभी भी अपनी जगह पर नहीं थे, जैसे कि वो मत्स्य संघ। हाँ, मत्स्य संघ, जिसे शुरू में अस्थायी रूप से बनाया गया था, अब उसे कहीं तो शामिल होना था। अलवर और करौली के शासक तो राजस्थान के साथ आने को तैयार थे, लेकिन भरतपुर और धौलपुर के शासक हिचकिचा रहे थे। उनकी हिचकिचाहट की क्या वजह थी? ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये संस्कृति और पहचान का सवाल था। भरतपुर के जाट शासकों का ऐतिहासिक और पारिवारिक संबंध आगरा और मथुरा के ब्रज क्षेत्र से रहा है, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ओह, तो ये दुविधा थी कि राजपूताना के विरासत का हिस्सा बने या अपनी ब्रज संस्कृति के साथ जुड़े। बिल्कुल, यही दुविधा थी। तो इस दुविधा को कैसे सुलझाया गया? इसका समाधान बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से निकाला गया।
एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई जिसने सीधे जनता की राय जानने का फैसला किया। उन्होंने प्रश्नावली बांटी और जगह जगह सार्वजनिक सभाएं की। और नतीजा? नतीजा साफ था। बहुमत राजस्थान के साथ जाना जाता था और इस तरह जनमत के आधार पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहत्तर राजस्थान में विलय हो गया। मुझे ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही। जब पूरा राजस्थान एक हो रहा था तो इस अजमेर को एक अलग राज्य बनाकर बीच में रखने का क्या मतलब था? ये तो बहुत ही अजीब लगता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये एक प्रशासनिक विसंगति थी। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो अजमेर को एक अलग पार्ट सी राज्य बना दिया गया। अच्छा, जिसकी अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री भी थे? बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा, ये था तो राजस्थान के ठीक बीच में। भाषा, संस्कृति, भूगोल, हर लिहाज से वो राजस्थान का ही हिस्सा था। हाँ, तो उसे अलग रखने का कोई ठोस तार्किक कारण था ही नहीं। आखिरकार राज्य पुनर्गठन आयोग ने पूरे देश की सीमाओं पर विचार किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अजमेर को राजस्थान में मिला देना चाहिए। तो ये विसंगति दूर हुई। हाँ, लेकिन इसमें वक्त लगा। आखिरकार 1 नवंबर 1956 को अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ और वो राज्य का एक नया जिला बन गया। इसके अलावा कुछ और छोटे-मोटे सीमा विवाद भी थे, है ना? जैसे सिरोही जिले का मामला। हाँ, सिरोही का मामला भी बड़ा पेचीदा था। उसका विलय 2 हिस्सों में हुआ। आबू रोड तहसील, जिसमें माउंट आबू भी शामिल था, उसे पहले बॉम्बे राज्य में मिला दिया गया था। ये तो बहुत विवादास्पद फैसला रहा होगा। बहुत। राजस्थान ने इस पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ा। उनका तर्क स्थानीय भावनाओं और भाषा पर आधारित था। भाषा? हाँ, जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक वहां की 65% आबादी की मातृभाषा राजपूताना की भाषाएं थी। 1956 में राज्य पुनर्गठन समिति ने इस तर्क को माना और उनकी सिफारिश पर आबू रोड तहसील को वापस सिरोही जिले और राजस्थान में मिला दिया गया। अच्छा। इसी के साथ सुनील का क्षेत्र मध्य प्रदेश से राजस्थान को मिला और सिरोंज का क्षेत्र प्रशासनिक सुविधा के लिए राजस्थान से मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और इन छोटे मोटे समायोजनों के साथ लगभग 8 साल और 7 चरणों में चली यह प्रक्रिया पूरी हुई। और आज का राजस्थान अस्तित्व में आया। तो इन सब का मतलब ये है कि आज हम जिस राजस्थान को एक अखंड भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में जानते हैं, वो कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कूटनीति, राजनीतिक समझौतों, जनमत और कई बार तो बंदूक की नोक पर हुए ड्रामा जैसे रणनीतिक निर्णयों की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का नतीजा है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है जो इन स्रोतों में छिपा है। जैसा कि हमने चर्चा की, वीपी मेनन ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान से लगी रियासतों जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को सीधे केंद्र के अधीन लाने का एक विचार रखा था। हाँ, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। जिसे अस्वीकार कर दिया गया, ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर उस वक्त वो फैसला ले लिया गया होता और भारत की पूरी पश्चिमी सीमा शुरू से ही सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती, तो शायद इस सीमावर्ती क्षेत्र का इतिहास कुछ अलग हो सकता था। ये सोचने वाली बात है। क्या इससे सीमा प्रबंधन, सुरक्षा नीतियां और शायद उस इलाके का आर्थिक विकास भी अलग तरह से प्रभावित होता? हो सकता है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से सोचने लायक है।